हाय गाइस, आई एम डॉक्टर वकार अहमद खान, PhD मेडिसन। मैं इस चैनल पे पहली मरतबा आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आज का जो आपके साथ शेयर करने का टॉपिक है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें हम सबसे पहले टाइफाइड की बीमारी जिसको आप बखूबी जानते हैं कि हमारे माशरे में बहुत आम है, जिसे एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। इसके बारे में चंद चीज़ें और इसकी इलामात और इसकी जो काजेस हैं, ये किस तरह स्प्रेड आउट होती हैं और इसका इलाज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आसान अल्फाज में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। इसकी काजेस क्या है? नंबर 1 पे हम आ जाते हैं कि इसकी काजेस क्या है। इसकी काजेस है कि कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी। ये एक किस्म का बैक्टीरिया है जो सल्मोनेला टाइफी जो ये बीमारी काज करता है, यानी जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ये स्प्रेड किस तरह होता है? ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड इन्फेक्टेड पर्सन क्लोज कंटेक्ट। इसका मतलब यह है कि ये कंटेमिनेटेड फूड, वो खुराक, वो पानी जिसमें ये सल्मोनेला टाइफी मौजूद हो, और या फिर वो आदमी जिसको या वो शख्स ह्यूमन बीइंग जिसको ऑलरेडी ये टाइफाइड की बीमारी या ये जरासीम जिसमें ऑलरेडी इंटर हो चुके हो, उसको इन्फेक्ट कर दिया हो, तो उसके किसी के साथ क्लोज रिलेशन हो, तो फिर ये बीमारी स्प्रेड आउट हो जाती है। और हमारे माशरे में मैंने काफ़ी देखा है कि घर में अगर किसी एक को अगर बड़ा बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो उसके बाद घर में फर्दर दूसरे आदमी को भी होता है, फिर तीसरे को होता है, इवन दैट के मोहल्ले में भी हो जाता है। तो ये तो रही इसकी काजेस। इसकी सिम्टम्स की तरफ में आ जाता हूँ, मतलब इसकी इलामात की तरफ आ जाता हूँ। इसकी इलामात जो है, सबसे पहले जो इलामात है 5 से 14 दिनों के अंदर जब आपको ये जरासीम इंटर हो जाते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में ये जरासीम इंटर होते हैं और 5 से 14 दिनों में इसका असर शुरू हो जाता है। इसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको बुखार होता है, आपके सर में दर्द होता है जिसे हेडेक बोलते हैं, और GBI यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके से मुराद है जनरलाइज्ड बॉडी एक्स, यानी पूरे जिस्म के अंदर दर्द होता है। HP बुखार जिसको हम अपने मादरी ज़बान में बोलते हैं। इसके अलावा वीकनेस हो जाती है, सुस्ती होती है, फटीग जिसे हम बोलते हैं। एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया जो है ये मेडिकल टर्म है, यानी एपिटाइट लॉस हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, यानी जो भूख के एंजाइम्स हैं उसके मैदे में वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती, तो हम उसको एनोरेक्सिया कहते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट में दर्द होने लगता है, उसको केमतली होने लगती है। वॉमिटिंग का मतलब यानी उसको उल्टियां भी हो सकती हैं, और उसको कभी कभार डायरिया हो सकता है, कभी पेचिस हो सकते हैं, तो कभी उसको कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो जाती है। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मतलब जिगर और तिल्ली जो है वो बढ़ जाती है, उसका जो साइज है, जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें उसका साइज बढ़ जाता है। यह कोई खतरनाक इलामत, मतलब इसका तिल्ली का और इसका जिगर का बढ़ जाना कोई खतरे की इलामत नहीं होती, लेकिन ये टाइफाइड के बुखार में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जब हम क्लिनिक में होते हैं तो हमें ये सारी सिम्टम्स जो है वो वहाँ पे नजर आती हैं। तो फिर हम उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि फिर हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, फिर मैं आपके साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो भी शेयर कर देता हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा, तो गाइस इसके बाद हमारी सिम्टम्स के बाद जो है हमारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो जब कॉम्प्लिकेशंस का मतलब यह है कि जब बीमारी अपने उरूज पर होती है, यानी जब हम एंटीबायोटिक सही तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि बीमारी वो
جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر کافی سارا بگاڑ پیدا کرتی ہے، اور دوسرے سمٹم، دوسری علامتیں اس کے ساتھ دوسری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کمپلیکیشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹسٹائنل پرفوریشن۔ انٹسٹائنل پرفوریشن، چونکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں سیلولر ٹائفی، یہ ڈائجسٹو سسٹم میں پرورش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری آنتوں میں، ہمارے معدے میں، اسمال اور لارج انٹسٹین وغیرہ میں، اور جتنے بھی لیمف نوڈز کا نظام ہے اس کے اندر یہ پرورش پاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سوجن اور سوزش ہو جانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو زخم ہوتے ہیں یہ پرفوریٹ کر جاتے ہیں، یہ سوج جاتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ سوراخ بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سوراخ میں سے ہمارا جو فلوئڈ ہوتا ہے، جو ہمارا کھانا ہوتا ہے، وہ آنتڑیوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک سادے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو آنتیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، الٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور شدید قسم کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر جی آئی ٹی ہیمریج۔ جی آئی ٹی ہیمریج کا مطلب یہ ہے گیسٹرو انٹسٹائنل جو ہمارا ٹریک ہے، یعنی ہمارا نظام عام کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے آنتوں سے خون آتا ہے، ہمارے پاخانے میں خون آ سکتا ہے، ہمارے الٹیوں میں خون آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس تیسرے نمبر پہ ہیپاٹائٹس اور کولیسسٹائٹس آ جاتا ہے، چونکہ یہ جراثیم چوتھے سٹیج پہ یہ جراثیم جو ہے یہ گال بلیڈر میں پرورش کرتا ہے، یعنی ہمارے پتے میں پرورش کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا جو پتا ہے وہ سوج جاتا ہے، سوجن کر جاتا ہے، سوجن اور سوزش ہو جاتی ہے، جسے ہم میڈیکل ٹرم میں کولیسسٹائٹس بولتے ہیں، اور ہمارا جگر جو ہے اس میں بھی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جسے ہم ہیپاٹائٹس بولتے ہیں، یعنی ہمارا جگر جو ہے وہ سوجن اور سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ہمیں جگر انلارج دکھائی دیتا ہے، سائز میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور اسی طرح سپلین جو ہے ہماری تلی جو ہے وہ بھی سائز میں بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مائیوکارڈائٹس آ جاتا ہے اور شاک آ جاتا ہے۔ مائیوکارڈائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا جو غلاف ہوتا ہے، جس میں ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا پیرویا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو دل کی مسلز ہیں اور وہ جو غلاف ہے جس میں ہمارا دل ہوتا ہے، وہ اس میں سوجن اور سوزش ہو جاتی ہے، اور جب وہ سوزش اور سوجن ہو جاتی ہے اس کو ہم مائیوکارڈائٹس بولتے ہیں، اور اس کی اپنی علامات ہیں، اور اس میں شاک بھی ہو سکتا ہے، جب بیماری اگلے لیول پر آتی ہے تو پھر شاک ہو سکتا ہے، مطلب نہ ختم ہونے والی انکانشیسنس اسٹیٹ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انکیفلائٹس ہو سکتا ہے۔ انسیفلائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دماغ ہے، دماغ کے جو پردے ہیں ان میں سوجن اور سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں علامات شروع ہو جاتی ہیں، مطلب ہمارے دماغ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نمونیا آتا ہے، تو نمونیا آپ سمجھتے ہیں اکثر بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے ٹائیفائڈ کی جراثیم کی وجہ سے۔ اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس اینیمیا جاتا ہے، تو ہم نے اکثر ٹائیفائڈ کے جو مریض ہیں وہ دیکھے ہیں، وہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پیلر محسوس ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ان کا جو ہے اس کے جسم میں اینیمیا کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی شدید کمزوری اور خون کی کمی ہم ایسے مریضوں میں دیکھتے ہیں۔ اچھا گائز، اس کے بعد ہم انویسٹیگیشن پر آ جاتے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن یعنی ایگزامینیشن، جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم ٹائیفائڈ کے لیے وہ کون سے کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ٹائفیڈاٹ ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ ٹائفیڈاٹ ایک ڈیوائس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمیں آئی جی جی اور آئی جی ایم کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اس میں آئی جی جی یا آئی جی ایم دونوں پازیٹیو ہو یا ایک پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب ٹائیفائڈ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ ہم وائڈال لیتے ہیں تو زیادہ تر وائڈال ہم جب ہم کنفرم کر دیتے ہیں کہ بھی ٹائفیڈاٹ پازیٹیو ہے تو پھر ہم یہ وائڈال کرواتے ہیں، اس لیے کرواتے ہیں کہ اس کے ہمیں جراثیموں کا پتہ چل جائے کہ بھی اس کے باڈی میں، اس کے بلڈ سٹریم میں کتنے جراثیم ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو ہے وہ سٹول کلچر آ جاتا ہے، بلڈ کلچر آ جاتا ہے، اور بون میرو کلچر آ جاتا ہے،
CBC आ जाता है। स्टूल कल्चर और ब्लड कल्चर जो है ये इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं, और स्पेशली बोन मैरो कल्चर का जो टेस्ट होता है और ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। हमारे पाकिस्तान में टाइफिडाड और वाइडाल के टेस्ट जो हैं वो कॉमन होते हैं, और इसको बहुत इफेक्टिव नहीं समझा जाता, लेकिन यह है कि चूँकि हमारी कंट्री पुअर है और हमारे लोग काफ़ी गरीब होते हैं, तो वो बाकी ये कल्चर वगैरह और बोन मैरो कल्चर इसके टेस्ट नहीं करवा पाते। तो ये एक आम सी अप्रोच है टाइफिडाड और या फिर वाइडाल के। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि CBC का टेस्ट करवा देते हैं, देखते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी जिस्म के अंदर उसका सफेद खून कितना है, उसका जो है रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितने हैं, प्लेटलेट्स वगैरह कितना है, उसके जो है न्यूट्रोफिल कितने हैं, और इसके अलावा जो है मोनोसाइट कितने हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं, देखते हैं कि भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई एनीमिया तो नहीं हो रहा, या कोई और कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम CBC करवाते हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे अपनी आ जाते हैं, वो है ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी पे हमारा जो है वो सारा निर्भर होता है। इसमें हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं एंटीबायोटिक्स की। कोई सा भी अच्छा जो है ग्रुप फ्लोरोक्विनोलोन में मेरा सबसे बेस्ट जो एंटीबायोटिक है वो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप है, जैसा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन। और इसके अलावा मैक्रोलाइड ग्रुप में भी आप एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, क्लेरिथ्रोमाइसिन वगैरह आप दे सकते हैं। और ये कम से कम 7 से 10 दिन या फिर 15 दिन तक आप चला सकते हैं। बीमारी की शिद्दत जितनी होगी उतने हिसाब से आप इसको एंटीबायोटिक को आप चलाएं। और इसके साथ साथ लाज़मी बात है, जब बुखार होगा, दर्द होगा, तो फिर आपने पैरासिटामोल, पेनाडॉल वगैरह, कैलपोल वगैरह ऐसी जो है टैबलेट्स आपने देनी है साथ में। और इसके अलावा चूंकि कमजोरी, टाइफाइड के फीवर में कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम फिर साथ साथ मल्टीवाइटामिन्स चलाते हैं, जैसा कि लाइसोवेट वगैरह, सर्बेक्स वगैरह, ऐसे लेडरप्लेक्स वगैरह जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होते हैं, कंपनी अच्छी कंपनियों की हैं। इसके अलावा हम अगर मल्टीवाइटामिन्स नहीं लिखते हैं तो फिर हम एपिटाइजर लिख देते हैं जिसके साथ भूख लगता है, जैसा कि ट्राइमेटाबोल हो गया, ट्रेसोरेक्स हो गया। और साथ साथ अगर फर्ज करें उसका मैदा भी जो है वो डिस्टर्ब है, अक्सर मैदा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि आंतों के अंदर जरासीम की वजह से, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जरासीम है, इसकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है मैदे के अंदर, और आंतों के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, जो कि फिर बाद में दर्द होता है, जलन होता है, जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, PPI ग्रुप में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हम क्या करते हैं, ओमेप्राजोल लिख के दे देते हैं साथ, कि वो आप OD डोज में या BD डोज में खाएं, या फिर हम H2 रिसेप्टर लिख देते हैं, जैसे कि मुनासिब समझते हैं कि भी H2 रिसेप्टर जिसके लिए अच्छा हो, मतलब फेमोटेडिन, सेमेटेडिन वगैरह, उसमें से हम लिख के दे देते हैं। और ये भी एंटासिड भी लिख के दे सकते हैं सिंपल में एहतियात के तौर पर, ताकि फिर चूँकि एंटीबायोटिक होती हैं तो उसमें हम डाइजेक्स MP लिख के दे सकते हैं। और एंटासिड में हम काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे म्यूकेन आता है, जिस तरह माइलांटा आता है, इस तरह काफ़ी सारे एंटासिड आते हैं, तो हम वो लिख के देते हैं। तो आखिर में आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको ऐसी इलामात हों तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं और कम्प्लीटली अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं, और उसके बाद ही आप मेडिसिन स्टार्ट करें। और जो कोर्स वो बताते हैं, बराए मेहरबानी 7 से 10 दिन या 15 दिन वो कोर्स लाजमी क्या करें। वो अगर फर्ज करें आप इसी कोर्स को नहीं करते, 2 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, 3 दिन में, अक्सर यही होता है हमारे माशरे में, वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, नहीं खाते। तो अगर दूसरी मरतबा अटैक होता है तो दूसरी मरतबा भी वही काम होता है, तो तीसरी मरतबा क्या होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। एंटीबायोटिक जो है वो टाइफाइड के जरासीम को किल नहीं कर पाते, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि फिर हम हाई किस्म के जो है वो एंटीबायोटिक पे उसको डाल देते हैं। तो आज के लिए बस यही इतना कुछ था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दोबारा हाजिर होऊंगा, और दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज के किसी दूसरी बीमारी पे इंशाल्लाह आपको चीज़ें गोश गुजार करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।